मैं प्रमोद और आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो हमारा आज का टॉपिक है कि न्यूक के अंदर कितनी तरह की ट्रैकिंग होती हैं और कितने तरह की ट्रैकिंग को हम यूज़ कैसे करते हैं और कौन कौन सी ट्रैकिंग कहां कहां यूज़ होती है। तो आज हम हर ट्रैकिंग के बारे में बात करने वाले हैं, 2D, 3D, प्लेनर और स्मार्ट वेक्टर। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो पूरी वीडियो को वॉच करें। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ अभी कि कैसे कैसे हम आज चीज़ों को 2D ट्रैकिंग में सॉल्व करने वाले हैं, 3D में, स्मार्ट वेक्टर में और प्लेनर में। तो चलिए सीखते हैं। तो अभी हम बात करते हैं 2D ट्रैकिंग की। तो 2D ट्रैकिंग क्या होता है तो पहले वो समझ लेते हैं। आप अगर टैब प्रेस करके ट्रैकर लिखेंगे, जो ट्रैकर ट्रांसफॉर्म आता है, तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, तो आपका ट्रैकर ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा नोड होता है और प्रॉपर्टी बार में आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक, अगर इसमें मैं ऐड ट्रैक करता हूँ तो आप इसमें देखेंगे T, R और S होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि T, R और S होता क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि T का मतलब क्या होता है, तो आप देखेंगे T का मतलब होता है ट्रांसलेट, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह अगर आपका कुछ भी ऑब्जेक्ट जा रहा है जिसमें ना रोटेशन है ना स्केलिंग है, तो आप देखेंगे उसे हम ट्रांसलेट कहते हैं, वो होता है हमारा T। उसके बाद रोटेशन क्या होता है, जो R है उसमें, तो आपका कोई ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है जिसमें ना कोई ट्रांसलेट है ना स्केलिंग है, उसे हम रोटेट कहते हैं। तो इसमें आपका रोटेशन आता है सिर्फ। उसके बाद आता है स्केलिंग। स्केल में क्या होता है, जब आपके शॉट में जूम इन और जूम आउट होता है उसमें ना रोटेशन हो ना ट्रांसलेट हो, तो हमारा जो 2D ट्रैक होता है उसके अंदर हमें T, R और S तीनों चीज़ें मिलती हैं, जो हम तीनों चीज़ें उसे मैच कर सकते हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि 2D ट्रैकिंग के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम 2D ट्रैक यूज़ कर रहे हैं तो आपको कैसे उसे यूज़ करना है, तो वो सब चीज़ें हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे एक शॉट है हमारे पास। अभी इसमें हमारा टास्किंग ये है, ये जो नेम है यहाँ से हमें रिमूव करना है, ये हमारा टास्क है। तो हम 2D ट्रैक का यूज़ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपकी फुटेज है ये आपको लेनी है। इसके बाद अगर आपके शॉट में ग्रेन है तो सबसे पहले इसे डिनॉइज करें, रेंडर मारें, तब उसे लेके आएँ। ये फुटेज ऑलरेडी डिनॉइज है, पहले आपको डिनॉइज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है ट्रैकर। ट्रैकर लेने के बाद आप इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर कॉर्नर में ये प्लस का साइन सा है, आप इस पर क्लिक कर देंगे, ये रेड हो जाएगा और आपके कर्सर में देखना एक प्लस का साइन आएगा। इसका मतलब है कि आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे अभी वहाँ पे आपका ट्रैकर का पॉइंट ले लेगा वो। तो जैसे उसने यहाँ पे ले लिया, ये इसका पिकर है कि जहाँ आपको टारगेट चाहिए वहाँ पे आ जाता है। और ये जो बाहर का बाउंड्री बॉक्स देख रहे हैं आप, ये हमारा सर्च एरिया है जहाँ पे वो सर्च करता है। तो इसको आपको ऐसे कुछ अरेंज करना है कि पूरा का पूरा टेक्स्ट आपका इसके अंदर आना चाहिए। जिस चीज़ को आप ट्रैक करना चाहते हैं वो पूरा इस बॉक्स के अंदर आना चाहिए। उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा करेंगे कि ये सर्च कर पाए आराम से। इसके बाद आप देखेंगे कि आगे क्या ऑप्शन है। आगे हमारे पास ट्रैक टू स्टार्ट, मतलब कि अगर मैं लास्ट फ्रेम में होता और मैं इसको क्लिक करता तो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैक कर लेता। इसके बाद जो ये ऑप्शन है, इसका मतलब है कि सिंगल फ्रेम जाएगा पीछे से आगे। ठीक है, तो मतलब 100 से 99 जाएगा, 98 जाएगा, वन फ्रेम पीछे जाएगा। ये स्टॉप करने के लिए है। सेम यही चीज़ है कि ये यहाँ से 1 से 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, सिंगल फ्रेम जाएगा। तो यहाँ पे इनकी शॉर्टकट भी दी गई है। अगर आपको सिंगल फ्रेम जाना है तो आप C प्रेस करेंगे तो आप 1 2 3 4
सिंगल फ्रेम जाके देख सकते हैं। उसके बाद सीधा अगर आपको पूरा ट्रैक करना है एक साथ ही, तो आप इसको सीधा यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये फर्स्ट टू एंड चला जाएगा। और ये जो बॉक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बड़ा कर सकते हैं। ये आपको दिखाता है कि आपका ट्रैक सही जगह से ट्रैक हो रहा है, ऑफ तो नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को आपको जब भी आप ट्रैक करें, 2D ट्रैक स्पेशली जब भी आप करें, तो इस चीज़ को थोड़ा बड़ा करें और इस चीज़ पे पूरा ध्यान रखें। ठीक, अगर मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ तो आपको देखना है कि आपका ट्रैक स्लिप नहीं होना चाहिए। देखिए मिडल में ही है, वहीं पे है। यहाँ पे ध्यान नहीं, आपका ध्यान सिर्फ यहीं पे होना चाहिए। और जहाँ आपको गलत लगे वहाँ पे आप इसे स्टॉप कर सकते हो। तो हमारा ट्रैक हो गया है। तो आप देखेंगे कि हमारा ट्रैक कुछ ऐसा हुआ है। इसके बाद अगर आपको ट्रैक को चेक करना है तो यहाँ पे आप ये देखेंगे एक आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका ट्रैक कैसा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे आप पूरा ग्रीन है और लास्ट में जाते जाते ये थोड़ा रेड है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि आपका ट्रैक कैसा हुआ है। ठीक है, ऐसे आप ट्रैक निकालते हैं। कई बार आपको लगा कि मेरा ट्रैक यहाँ तक सही था, इसके बाद ये ट्रैक पूरा गलत है, तो आपको यहाँ से डिलीट करना है। तो आप यहाँ से इसको पकड़ेंगे और यहाँ से ये प्रेस करेंगे तो आपका पूरा इसके आगे के फ्रेम डिलीट हो जाएंगे। अगर इसी के पीछे के फ्रेम डिलीट करने हैं तो आप ये प्रेस करेंगे। ठीक है, क्लियर बैकवर्ड और क्लियर फॉरवर्ड के लिए मैं Ctrl Z करके वापस लेके आ जाता हूँ ये पूरा वापस। तो आप समझ गए होंगे कि हमें ट्रैकिंग कैसे देखना होता है। अभी ये शॉट हमारा ट्रैक हो गया है। ठीक, अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही एक क्लीन प्लेट बना के रखी हुई है जो फर्स्ट फ्रेम की है। तो आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे मैंने इसे पहले से हटाया हुआ है। तो अब ट्रैकर को यूज़ कैसे करते हैं वो चीज़ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रैकर को क्लिक करना है। ठीक, सेटिंग के अंदर नहीं जाना, हमें ट्रैकर को क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म के अंदर जाना है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म देखेंगे, हमें इसे मैच मूव करना है। मैच मूव में करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपकी प्लेट बनी है, जहाँ पे आपने प्लेट बनाया है, जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करने वाले हैं, एक जगह सेट करने वाले हैं, उसको रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। वो वहाँ से आपका रेफरेंस लेगा और उसके बाद वहाँ से उसको ट्रैक करेगा। ये कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं आप फर्स्ट फ्रेम पे ही करेंगे, ये मिडल में कहीं पे भी, कोई भी फ्रेम पे हो सकता है। तो अभी ये हमारा 1 ही फ्रेम है, तो 1 ही फ्रेम पे रखेंगे इसको। इसके बाद ये सेट होने के बाद आप सीधा इस ट्रांसफॉर्म को भी यहाँ पे ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे ये हमें यहाँ पे हटके मिल गया पूरे फ्रेम में ना, आप देखेंगे यहाँ से। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कभी भी आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ना लगाएं। आप जाएं यहाँ पे, इसके बाद आप देखेंगे ट्रांसफॉर्म मैच मूव है ना, यहाँ पे आप ये चीज़ ले लें, उसके बाद क्रिएट करें, इसको लगाएं। इससे ये होता ये है कि आपकी कॉम हैवी नहीं होती है। मल्टीपल यूज़ करना है तो आप मल्टीपल बार क्रिएट करें यहाँ से और यूज़ करते रहें। उससे ये होगा कि आपकी कॉम हैवी नहीं होगी। ऊपर से अगर आपको कुछ चेंज करना है, आप इसी ट्रांसफॉर्म में कुछ चेंज करेंगे तो आपके सारे ट्रांसफॉर्म में ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा, आपको रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा ट्रैकर को। तो आप समझ गए होंगे। और ये जो लिंक आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ये ट्रैकर से ये ट्रांसफॉर्म लिंक है। अगर मैं ये ट्रैकर डिलीट कर दूंगा तो ये ट्रांसफॉर्म भी किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि ये इसके साथ पेरेंट है, ये इंडिविजुअल नहीं है। तो यहाँ पे आप ये आइकन देख रहे हो, तो ये इसका मतलब कि ये लिंक है। ये लिंक को दिखाना नहीं चाहते तो आप Alt E प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, ये डिसलिंक नहीं होगा, ये सिर्फ हाइड होगा। और दोबारा से Alt E प्रेस करूँगा तो दोबारा से दिखाई देगा आपको। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो आपने ये देखा होगा कि हमारा जो ट्रैकर है वो काम कैसे करता है। अभी आपने कहा कि हमारा तो काम सिर्फ ट्रांसलेट से ही हो गया, हमें रोटेशन और स्केलिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी रोटेशन स्केलिंग की ज़रूरत कहाँ पड़ती है आपको, अगर मुझे यहाँ पे कुछ प्लेस करना है, ठीक, तो मैं उसको यहाँ पे लगा के तब मुझे रोटेशन स्केलिंग। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि सिंगल ट्रैक में सिर्फ ट्रांसलेट ही काम करता है, रोटेशन और स्केलिंग सिंगल ट्रैक में काम नहीं करती। सिंगल ट्रैक कहने का मतलब क्या है मेरा, अभी आपने देखा होगा। ठीक है, मैं नया ट्रैकर लेता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। तो आपने देखा कि ये ट्रैकर यहाँ पे ले लिया मैंने। इसके बाद ऐड ट्रैक करें, या तो आपको मैं कीबोर्ड में शॉर्टकट बताता हूँ, कंट्रोल और ऑल्ट को अगर एक साथ आप प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ छोड़ेंगे
तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको बार बार यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंट्रोल और ऑल्ट को आप प्रेस करेंगे एक साथ तो आप इस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे। अभी जैसे कि मुझे पहले यहाँ का ट्रैक करना है, ठीक है, मैंने यहाँ का ले लिया। अभी देखिए मैं यहाँ पे हूँ, अभी मुझे पहले पीछे जाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक, पीछे गया। अभी मुझे आगे जाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो आप समझ गए ना ट्री ट्रैक कैसे जाते हैं आगे पीछे। अभी आपको ध्यान यहीं पे रखना है कि ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ वहीं पे है ना, ठीक है। ये ट्रैक हो गया हमारा। अभी ये सिंगल ट्रैक हुआ, चारों कॉर्नर चाहिए। तो अभी क्या करना होता है उसके लिए, आपको इसको करना है पहले ऑफ। दोबारा से आप इसको सिलेक्ट करके यहीं से ले लेते हैं, यहाँ सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इसको भी यहाँ पे करके इसको ट्रैक करता हूँ आगे की तरफ। यहाँ पे भी ये ट्रैक होना स्टार्ट हो गया। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप दूसरा ट्रैकर लें तो आप पहले ट्रैकर को ऑफ कर दें, ठीक है। अभी इसके बाद हम यहाँ पे भी ट्रैक ले लेते हैं, इसको भी ट्रैक कर लेता हूँ। ये भी ट्रैक हो गया हमारा। इसके बाद इसको ऑफ करेंगे, यहाँ पे भी ट्रैक कर लेते हैं। चलिए हमारा ये भी ट्रैक हो गया है, ठीक। तो सबको ऑन कर लेते हैं एक बार। ट्रांसलेशन में कर रहा हूँ। अभी मैं क्या है रोटेशन भी देता हूँ सब में और स्केलिंग की वैल्यू भी खोल देता हूँ सब में। अगर हमें यहाँ पे कुछ प्लेस करना है तो उसके लिए हमने ये सब किया है। तो अभी देख लेते हैं। इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ पे मैंने मैच करके रखा हुआ है ये। अभी हम यहाँ से ये ट्रैकर लेते हैं और ये फर्स्ट फ्रेम में जाके ट्रांसलेट को मैच मूव करते हैं, ट्रांसफॉर्म को यहाँ से, और रेफरेंस फ्रेम फर्स्ट ही है हमारा, ठीक। अभी इसको प्ले करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे ये यहाँ से बाहर जा रहा है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, जब आप ट्रैकर लेते हैं, जब आपने सब चीज़ें यहाँ का ट्रैक निकाला, यहाँ का ट्रैक निकाला और यहाँ का ट्रैक निकाला, तो ये तो बिल्कुल हिलना ही नहीं चाहिए। ये हिल इसलिए रहा है कि सबको एवरेज निकाल के यहाँ से ट्रैक करता है, मिडल से। समझ रहे हैं आप? इसी चीज़ को हम ठीक करने के लिए क्या करते हैं, हम लेते हैं कॉर्नर पिन। कॉर्नर पिन का काम ये होता है कि वो ये कॉर्नर से पकड़ के रखता है। अभी जैसे कि मैं यहाँ से कॉर्नर पिन को ले लेता हूँ, इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ से कॉर्नर सिलेक्ट करता हूँ, तो ये कॉर्नर पिन आ गया हमारे पास ना। और इसको मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। अब प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे कि अभी वो चीज़ बाहर नहीं आ रही है। अभी जैसे कि मैं इसको वापस यहाँ से लगाऊं तो आप देखेंगे यहाँ से डिस्टर्ब है, और कॉर्नर पिन लगाते ही वो ट्रैक एक ही है, ये ट्रांसफॉर्म से निकाला हुआ है मैंने कॉर्नर पिन। लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, अगर आपके पास ऐसा शॉट आता है और आप ट्रैकर निकालते हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये जो ट्रैकर है ये काम कैसे करने वाला है, ये मिडल से काम करने वाला है, ये सबका एवरेज निकालेगा। ये चीज़ मैच होगी आपकी, लेकिन आपका कॉर्नर्स को मैच करने के लिए आपको दूसरी चीज़ करनी पड़ती है। तो मैं आपको बेसिक समझाना ये चाह रहा हूँ कि आपको शॉट पहले देखना है कि आपके शॉट में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अभी जैसे कि आपको कॉर्नर्स मैच करने हैं तो इस चीज़ के लिए आप 2D ट्रैक का यूज़ कम करें। उस चीज़ के लिए मैं आपको प्लेनर ट्रैकर का बताऊंगा जो बहुत अच्छे से इस चीज़ को मैच करता है, ठीक। अगर जैसे आपको कुछ ऐसा हटाना है जैसा हमने यहाँ पे हटाया था, तो इस चीज़ के लिए 2D ट्रैक सबसे बेस्ट है। आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इस चीज़ को 2D ट्रैक से निकाल सकते हैं, ठीक है। समझाना मैं ये चाह रहा हूँ आपको। और अगर जैसे आपको ये वेबकैम का ये निकालना है यहाँ से, तो ये चीज़ को भी आप आराम से ट्रैक करके रिमूव कर सकते हैं। 2D ट्रैक का काम हमारा यही होता है। और 2D ट्रैक में हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे कि अगर हमें फुटेज को स्टेबलाइज करना है। अभी जैसे कि तो जैसे आप देखेंगे ये इससे लिंक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ से मैं लेता हूँ स्टेबलाइज, ठीक।
ये स्टेबलाइज लिया मैंने, तो देखेंगे आप यहाँ लिख के भी आ रहा है ये स्टेबलाइज है। तो यहाँ मैंने इसे कनेक्ट किया। अभी स्टेबलाइज में होगा क्या, अगर मैं इसकी जगह स्टेबलाइज को ना आप देखेंगे ये जो है ना ये यहीं पे है। स्टेबलाइज करने का मतलब क्या है, आप किसी चीज़ को स्टेबलाइज करना चाहते हैं कि वो अपनी जगह पर ही रहे, तो उस चीज़ को स्टेबलाइज किया जाता है। इससे आप एक चीज़ चेक कर सकते हैं कि आपका ट्रैक कैसा है। अभी मैंने यहाँ पे माउस पॉइंटर रखा है यहाँ पे और चेक कर रहा हूँ, आप देखेंगे ये शेक हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है कि मतलब शॉट में थोड़ा बहुत ग्रेन है जो निकालना पड़ेगा। उसकी वजह से अगर आपका ट्रैक शेक कब होता है, आपका ट्रैक शेक तब होगा जब आपके फुटेज में ग्रेन्स होगा, तो उससे पहले आप डिनॉइज कर लें, उसी के बाद ट्रैक करें, नहीं तो आपका ट्रैक कभी भी प्रॉपर नहीं होगा, वो ऐसे जिटरी होगा। ये मैंने आपको एक तरीका दिखाया है कि आपको अपना ट्रैक कैसे चेक करना है। तो आप देखेंगे कि ये स्टेबलाइज हो गया, और नॉर्मल फुटेज में ऐसा नहीं है। आप देखेंगे तो ये मूव हो रहा है, तो ये टेक्सचर जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अगर इसको मैं स्टेबलाइज करता हूँ तो देखिए ये यहीं पे रह रहा है। तो ये एक चेक करने का तरीका है कि आपका ट्रैक कैसा है, ठीक। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको रोटो के अंदर अपने ट्रैकर की ट्रांसलेट वैल्यू डालनी है तो आप कैसे डालेंगे। आप एक रोटो लें, एक रोटो को ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमने ट्रैकर यहीं का निकाला हुआ है, तो आपको आइडिया रहेगा। उसके बाद क्या करना है, ट्रैकर के अंदर जाएं। ट्रैकर के अंदर आपको ट्रांसफॉर्म के अंदर जाना है। यहाँ पे ट्रांसलेट की वैल्यू दिख रही होगी आपको, यहाँ पे कॉपी करें। उससे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपका रेफरेंस फ्रेम और जहाँ आप रोटो ड्रॉ कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने रेफरेंस फ्रेम यहाँ पे 1 रखा हुआ है, आप 100 पे ड्रॉ कर रहे हैं, आप बोले मुझे कि सर ये तो मैच ही नहीं हो रहा, ये मैच होगा भी नहीं। आपका रेफरेंस फ्रेम और आपका प्लेट, आपका रोटो जो भी हो, सब एक ही फ्रेम में होना चाहिए। ये सब चीज़ें मैच होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें मैच नहीं होंगी तो वो अपनी जगह पे रहेंगी ही नहीं। ये चीज़ आप समझ लें अभी से। अभी रोटो मेरा फर्स्ट फ्रेम में ही है और ट्रैकर भी मैंने रेफरेंस फ्रेम फर्स्ट फ्रेम का ही रखा हुआ है। तो आपको ट्रांसलेट में जाना है, कॉपी में जाना है, कॉपी एनिमेशन करना है, रोटो में जाना है। उसके बाद रोटो को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट एब्सोल्यूट कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पे, कि मेरा जो रोटो है वो ऑटोमेटिक, आप एक सिंगल फ्रेम जाता हूँ, देखिए आप कि ये ऑटोमेटिक हर फ्रेम उसके साथ मैच है। तो अगर आपको रोटो भी अगर ऐसे मैच करना पड़े तो आप रोटो पे भी ट्रैकर लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैमरा ट्रैकिंग की। तो कैमरा ट्रैक क्या होता है, तो कैमरा ट्रैक एक्चुअली 2D ट्रैक जो होता है उसमें X और Y होता है, उसमें डेप्थ नहीं होती है। अभी जैसे कि ये जो हमारा, मैंने टैब प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे 3D व्यू है हमारा। तो जो हमारा कैमरा ट्रैक होता है वो 3D में काम करता है। अगर उस रोटेशन, ट्रांसलेट, स्क्यू, सब चीज़ें हमारी मिक्स होके हमारा कैमरा ट्रैकिंग के अंदर आ जाती है। और ये जो ट्रैकिंग है इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें समझानी ज़रूरी हैं। तो पहले वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि कैमरा ट्रैक हम यूज़ करते हैं, उसके लिए हमें कुछ नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। उस नोट के बारे में समझ लेते हैं कि वो नोट क्या काम करते हैं। अगर हम उस चीज़ को समझ के काम करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये जो स्ट्रक्चर होता है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोजेक्ट 3D का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ 2D से 3D में प्रोजेक्ट करनी है, जैसे कि आपने एक प्लेट बनाई, उसके बाद आप उसे काट के अलग करेंगे, तो उस प्लेट को अगर आपको 3D में व्यू करना है उसके लिए आपको प्रोजेक्ट 3D की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आप यूज़ करते हैं कार्ड का। कार्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सिनेमा थिएटर में जाते हैं, वहाँ पे आपका पर्दा लगा होता है। तो हमारा जो कैमरा है और जो पर्दा है उसके बीच की दूरी डिसाइड होती है पहले से ही, जिससे वो बिल्कुल हमें एकदम शार्प दिखाई देता है। अगर मैं उस पर्दे को उठा के आगे कर दूँ तो या तो पूरी फुटेज ढंग से नहीं आएगी उस पर, या वो ब्लर हो जाएगी। आपका कार्ड सही जगह पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये समझ लीजिए ये एक तरह का आपका पर्दा है कि आप 3D से कुछ भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और सामने सही जगह दिखाने के लिए, सही मोशन के लिए आपको कार्ड आपका सही जगह पे होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप कार्ड को समझिए। उसके बाद स्कैन लाइन रेंडर क्या होता है। स्कैन लाइन रेंडर आपका होता है आपको 3D इमेज से 2D इमेज में वापस लेके आना। अभी आप जो काम कर रहे हैं आप 3D में कर रहे हैं, उसके बाद आपको उसे 2D में वापस लाने के लिए
आपको स्कैन लाइन रेंडर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो कैमरा जो आपको शॉट में जैसा भी मूवमेंट है उसको कैप्चर करके ये जो कैमरा है उस चीज़ का यूज़ किया जाता है। अब फ्रेम होल्ड हमारा रेफरेंस फ्रेम हो गया, जैसे ट्रैकर में रेफरेंस फ्रेम होता है वैसे ही हम यहाँ पे फ्रेम होल्ड लगा देते हैं बताने के लिए कि हमारा ये रेफरेंस फ्रेम है। ठीक, तो मैंने आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बता दिया कि हमारा कैमरा ट्रैकर के अंदर स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी थोड़ा फीचर इसके बारे में समझ लेते हैं कि कैमरा ट्रैकर के अंदर क्या क्या फीचर होते हैं। तो जब भी आपको स्टार्टिंग में कैमरा ट्रैकर यूज़ करना है तो आपको क्या करना है, तो वो चीज़ समझ लेते हैं। तो जैसे कि आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग के अंदर। ठीक, तो मैं आपको ज़रा यहाँ पे दिखाई देता हूँ। एक नया कैमरा ले लेता हूँ, कैमरा ट्रैकर। तो आपको सेटिंग के अंदर जाना है, नंबर ऑफ़ फीचर्स को आपको बढ़ा देना है। अब नंबर ऑफ़ फीचर आपको मैं दिखाऊंगा क्या होता है। मैं 300 कर रहा हूँ, 300, 500 आप शॉट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये एक्चुअली मोशन के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। अगर मोशन कम है या अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे क्या कह रहा हूँ मैं। इसको आप चेक कर दें डिफाइन करने के लिए प्रीव्यू फीचर्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारे नंबर ऑफ़ फीचर्स ये हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे रेत को डालने वाला हूँ, यही रेत को आगे बढ़ाने वाला हूँ। तो मेरे लिए यहाँ का ट्रैकर कोई काम का नहीं है, तो मेरे लिए ट्रैकर जो काम का है वो यहाँ का है। तो इस चीज़ के लिए मैं तो रोटो मार के इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ मूवमेंट है नहीं शॉट के अंदर कि जो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़े यहाँ से यहाँ। ये मूवमेंट है शॉट के अंदर, ऐसा पैन हो रहा है। तो ये शॉट मैंने स्पेशली कैमरे के लिए इसलिए लिया क्योंकि ये जो शॉट है ये कैमरे का ही शॉट है। तो ऐसे शॉट होते हैं हमें कैमरे के अंदर ही करने पड़ते हैं। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ फीचर बढ़ाना है, प्रीव्यू फीचर यहाँ पे कर देना है। अब ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको समझना ज़रूरी है। सोर्स के अंदर हमेशा सीक्वेंस ही रहेगा आपका। मास्क के अंदर जैसे मैंने अभी बात करी, मैं अगर रोटो लेता हूँ, यहाँ का कुछ भी चाहिए नहीं, रोटो चाहिए नहीं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे मास्क का ऑप्शन है, इसमें कनेक्ट कर लिया। लेकिन आप कहेंगे अभी भी यहाँ पे दिख रहा है। मास्क के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही मास्क अल्फ़ा करूँगा यहाँ से वो कट कर देगा, अब सब सिर्फ ट्रैकर आपको यहीं पे दिखेगा। और अगर इस चीज़ को उल्टा करना है तो आप इसको इन्वर्ट कर दें, सिर्फ यहीं पे आपको ट्रैकर दिखेंगे। तो आप समझ गए होंगे क्या काम में आता है ये मास्क में। इसको अभी हम नन रखते हैं। रेंज का मतलब होता है कि आपको कितने फ्रेम का शॉट में कितना ट्रैकर आपको चाहिए। अभी ऐसे 100 फ्रेम का शॉट है, मेरे सिर्फ 50 फ्रेम ही काम है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कस्टम करूँगा, 50 लिख दूँगा, तो 50 फ्रेम को ये ट्रैक करेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा अभी। उसके बाद जो कैमरा है इसमें कैसा है, फ्री कैमरा, मतलब कि मोशन जो है बहुत फ्री घूम रहा है, बहुत ज़्यादा मोशन है, उसके लिए हम फ्री रखते हैं। यहाँ पर रोटेशन के लिए रखते हैं। तो अभी हम ये जो मोशन है ये फ्री वाला है, तो फ्री कैमरा मोशन यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद डिस्टोर्शन जो है, अगर यहाँ पे हमें पता ही नहीं है तो आप इसको अभी नन ही रखें, आपको ऑटोमेटिक कैमरा खुद से आपको डिस्टोर्शन वैल्यू बता देता है। ये जो दो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, फोकल लेंथ, ठीक, ये सब चीज़ें जो हैं आपको कंपनी से प्रोवाइड हो जाएंगी। अगर कंपनी के पास डिटेल है तो आपको बता देगी, नहीं तो आप कैमरे पे भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। इसके बाद आपका काम क्या होता है, आपको क्लिक करना है ट्रैक के ऊपर। तो ये क्या है, इसमें आपको कुछ देखना नहीं है। जैसे 2D ट्रैक के अंदर आपको एक बॉक्स के अंदर देखना होता है, इसके अंदर ये खुद से ट्रैक करेगा, एक बार आगे जाएगा, एक बार फिर पीछे आएगा, उससे ये और अच्छे से रिफाइन हो जाता है कैमरा। ट्रैकिंग होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सॉल्व है इसको क्लिक कर देना है यहाँ पे ना। तो इसके बाद आप देखेंगे एरर जो हमारा आया 0.89। तो अभी हम यहाँ जाते हैं ऑटो ट्रैक पे, इसको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ। हाँ, तो जैसे कि अभी आप देखेंगे जो मेरा सॉल्व एरर आया है 0.89। हमारे इंडस्ट्री में अगर 1 से नीचे हमारा एरर आता है तो उसको जस्टिफाई माना जाता है, उसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो अभी जैसे क्या है, मैं क्या करूँगा, इन तीनों पे क्लिक करूँगा, इनको रिफाइन सॉल्व करूँगा। रिफाइन सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डिलीट रिजेक्ट करना है और डिलीट अनसॉल्व करना है। अब
ऑटो ट्रैक पे डिलीट मत कर देना, जितने भी आपके ट्रैक हैं सारे डिलीट हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ आगे वाले 2 पे ही क्लिक करना है। इसके बाद अभी तो जैसे कि मेरा 0.91 है, अभी मैं क्या करता हूँ अपनी लेंथ को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। इससे क्या है, मिनिमम लेंथ का मतलब क्या है, मेरा जो ये है ना, अभी ट्रैक लेंथ कितना है इसका तो 100 है। जैसे ट्रैक लेंथ हमारा कैसे होता है, जैसे अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे ट्रैक लेंथ जो ऊपर है वो 100 है, मतलब कि ये जो ट्रैक गया हुआ है पूरे 1 से लेकर 100 फ्रेम तक गया हुआ है। मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, आप जो रेड पॉइंट देख रहे हैं इसका मतलब है ये ट्रैक आपका 22 फ्रेम गया है, ये 19 फ्रेम गया है, ऊपर देख सकते हैं आप। तो अभी मैं इसको 30 तक रखता हूँ, 30 वालों को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स हैं और मुझे ना इधर उधर नहीं देखना है। मेन मेरा बेसिक यहाँ पे होना चाहिए, मेरा मेन ध्यान यहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे मुझे प्लेट चलानी है या कुछ भी यहाँ पे ऐड करना है। तो उसके बाद हमारा ये चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए आपका लेंथ, और ये हमारी कम होनी चाहिए। जितना ट्रैक एरर आपका कम होगा ट्रैक अच्छा होगा। अभी जैसे कि 0.52 है तो मैं इससे ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं कैमरे को, ये बहुत अच्छा सॉल्व हुआ है कैमरा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको कैमरे को क्रिएट कर देना है। मैं थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ यहाँ पे। कैमरा भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं सीन प्लस करता हूँ और क्रिएट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे लिंक पे चेक था, तो ये जो है ये लिंक है, कैमरा किससे लिंक है, कैमरा ट्रैकर से। अगर मैं यहाँ पे एरर में कुछ और चेंजेस करता हूँ तो ऑटोमेटिक ये कैमरे के अंदर भी चेंजेस होंगी। अभी हमने समझ लिया कि हम ट्रैक कैसे निकालते हैं और उसका एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। अब इसको यूज़ कैसे किया जाता है वो समझते हैं। अभी हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। आपको प्रोजेक्ट 3D को ऊपर रखना होता है, कार्ड को बीच में रखना होता है, स्कैन लाइन रेंडर को यहाँ रखना होता है और कैमरे को यहाँ पे और फ्रेम होल्ड को यहाँ पे। तो अभी जैसे कि हमारे पास, जैसे कि मैंने फर्स्ट फ्रेम में ना ये प्लेट बनाई हुई है यहाँ पे। अगर मैं इसको अगर मैं इनको सबको सेलेक्ट करके डी प्रेस करूँगा तो डिसेबल हो जाएंगे ये, ठीक है। तो अभी इनको ज़रा मैं बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ से बाहर निकालने के बाद तो आप देखेंगे मैंने कुछ ऐसी प्लेट बना रखी है रफली, ठीक। तो एक रफ प्लेट बनाने का मैं इसको ट्रैक करना चाहता हूँ। तो मैंने जो भी एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था उसको यहाँ पे ऐड किया। अभी हुआ क्या, ये प्रीमोल्ड है, इसने उसे 3D में कन्वर्ट किया। कार्ड में हमें वो चीज़ दिखेगी कि कहाँ पे है। तो हमारा कार्ड ऐसा था तो वो ये रहा यहाँ पे, ये हमारा कार्ड है जो हमें दिखा रहा है। उसके बाद ये उसे 2D में कन्वर्ट कर देगा। टैप प्रेस करूँगा तो ये मुझे 2D में यहाँ पे दिखाई देगा। कैमरे से क्या होगा, ये जो कैमरा है ये सेम वैसे ही हिल रहा है जैसा शॉट के अंदर मोशन है, ठीक है। तो ये चीज़, और फ्रेम होल्ड मैंने इसलिए लगाया है कि अगर फर्स्ट फ्रेम की प्लेट है मैंने फर्स्ट फ्रेम में इसको प्लेट बनाया है तो ये फर्स्ट फ्रेम में मैच है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये शॉट के साथ जा रही है। तो आप समझ गए होंगे 3D जब हम काम करते हैं तो हमें क्या स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, और जब हम कैमरा सॉल्व करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमारा तीसरा टॉपिक है प्लेनर ट्रैकर। तो हम प्लेनर ट्रैकर के बारे में समझते हैं कि प्लेनर ट्रैकर होता क्या है। कि जैसे कि आपने ये शॉट देखा था अभी स्टार्टिंग में, तो ये जो मूवमेंट है आपका, अगर यहाँ पे आपको कुछ रिप्लेस करना है स्क्रीन पे तो आपको प्लेनर ट्रैकर की ज़रूरत पड़ेगी, और यही चीज़ हम मोका प्रो में भी करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि न्यूक के अंदर हम प्लेनर ट्रैकर को यूज़ कैसे करते हैं। तो ये आपको एक रोटो जैसा नोड लगेगा कि रोटो है, लेकिन रोटो नहीं है, ये ट्रैकर ही है आपका। और इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसमें रोटो की तरह आपको शेप को ड्रॉ करना है। जैसे कि मुझे ये स्क्रीन को ट्रैक करना है तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके बाद सेम जैसा आपका 2D ट्रैकर था, जैसा उसमें ऑप्शन थे वैसे ही इसमें भी है। अब इसको आपको यहाँ पे कनेक्ट करके ट्रैकिंग पे छोड़ देना है। ये ट्रैक होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक बॉक्स के अंदर ये कॉर्नर पिन दिखाई देंगे। तो आपको कॉर्नर पिन को सिलेक्ट करना है।
तो आप देखेंगे आपके पास कॉर्नर पिन आ जाएगा। तो भाई जैसे कि इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, जो हमने अभी निकाला उसको चेक करते हैं और मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसको। इसके बाद तो आप देखेंगे यहाँ पे ये लग गया। तो ऐसे हमारा कॉर्नर पिन काम करता है। तो देखेंगे कितने अच्छे तरीके से ये यहाँ पे ट्रैक हो गया आराम से। आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइल करना है, न्यू फाइल करना है, चूज़ फाइल करना है, जहाँ पे भी आपने वो रखा हुआ है वहाँ पे आपको चले जाना है और इसके बाद आपको ओके करना है बस। तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इसको प्लस दबा के जूम कर लें, उसके बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ये राउंड राउंड आ रहे हैं, तो यहाँ से पकड़ के अगर इसको खींचेंगे तो जूम करके एक बार ढंग से इसको मैच कर लेते हैं। ये होने के बाद इसको ट्रैक करते हैं। ट्रैकिंग होने के बाद आपको एक्सपोर्ट ट्रैक पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको न्यू कॉर्नर पिन को सिलेक्ट करना है और कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाके कंट्रोल V करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट फ्रेम में जाना है जहाँ पे आपने ये मैच किया हुआ है। उसके बाद फ्रॉम में क्लिक करके कॉपी टू करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद नो एनिमेशन करना है। ये आप इसलिए कर रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि आपका फर्स्ट फ्रेम जो है वो आपका रेफरेंस फ्रेम है। तो अगर मेरा रेफरेंस फ्रेम लास्ट होता तो मैं कॉपी टू लास्ट फ्रेम में करता और वहाँ पे ही नो एनिमेशन करता। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको जोड़ता हूँ। अब इसको ट्रैक करके देखते हैं कैसा ये ट्रैक पे जा रहा है। तो आप देखेंगे कि ये कितने अच्छे से ट्रैक हो गया है। तो मैंने आपको दोनों ही बता दिए तरीके कि आप न्यूक के अंदर प्लेन ट्रैकर को कैसे यूज़ कर सकते हैं कॉर्नर पिन से, और अगर आपको मोका प्रो से मैच करना है तो मैंने आपको वो भी बता दिया। और इनके ऊपर मैं एडवांस वीडियो लाऊंगा। अभी आप बेसिक समझिए कि आप कैसे काम किया जाता है। तो हमारा आखिरी और चौथा ट्रैकिंग जो होता है वो होता है स्मार्ट वेक्टर। तो स्मार्ट वेक्टर को कैसे यूज़ किया जाता है और स्मार्ट वेक्टर कैसे यूज़ होता है तो थोड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं। तो आपको कौन से शॉट में स्मार्ट वेक्टर को यूज़ करना चाहिए, जैसे कि आप ये देखेंगे अगर मुझे कुछ यहाँ पे कुछ लगाना है लोगो वगैरह, तो ये कपड़ा है तो मुझे कुछ कपड़े जैसा मूवमेंट चाहिए। तो ना वो मुझे 2D ट्रैकर में आ सकता है, ना प्लेनर ट्रैकर में या कैमरा ट्रैकर में, किसी में भी मैं वो इफ़ेक्ट नहीं ला सकता। इसके लिए हम स्मार्ट वेक्टर का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि स्मार्ट वेक्टर को यूज़ कैसे किया जाता है। तो स्मार्ट वेक्टर को यूज़ करने के लिए आपको दो नोड का यूज़ लगता है, स्मार्ट वेक्टर का, उसके अलावा वेक्टर डिस्टॉर्ट का। तो स्मार्ट वेक्टर के अंदर आपको ये कुछ पैरामीटर्स मिल जाते हैं और वेक्टर डिस्टॉर्ट के अंदर आपको ऐसा कुछ। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि इनको यूज़ कैसे किया जाता है। तो उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हम कैसा आउटपुट यहाँ से अचीव करते हैं। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको करना क्या होता है कि आपको सबसे पहले, तो इन दोनों को मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ से। मैं दोबारा से एक स्मार्ट वेक्टर लेता हूँ। ठीक, आपको करना क्या होता है, आपको फुटेज से अटैच करना है स्मार्ट वेक्टर को। उसके बाद आप अगर यहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये जो चीज़ है इसी से वो स्मार्ट वेक्टर उसको ट्रेस करता है। ठीक है, और इसको यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट फ्रेम में लोगो है जो हमें यहाँ पे लगाना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है, वेक्टर डिस्टॉर्ट, जो कि आप सोर्स को ऊपर लगाएंगे, स्मार्ट वेक्टर को स्मार्ट वेक्टर में लगाएंगे। ठीक है, और ए यहाँ जोड़ेंगे, बी यहाँ जोड़ेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि ये यहाँ पे आ गया। अभी वेक्टर डिस्टॉर्ट के अंदर जाने के बाद, तो अभी मैं आपको वेक्टर डिस्टॉर्ट की
प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देता हूँ। तो रेफरेंस फ्रेम हमारा वही हुआ कि हमारे कौन से फ्रेम में हमारी प्लेट है या एलिमेंट कौन से फ्रेम में हमने मैच किया हुआ है, वो फ्रेम यहाँ पे सेट कर देंगे। फ्रेम डिस्टेंस मतलब कि कितने फ्रेम से हमें रेफरेंस को पिक करना है, सोर्स को पिक करना है पीछे से, तो 1 फ्रेम रहने दीजिए इसको, उतना अच्छा डिटेल आएगा आपका। और आउटपुट को हम ऐसे ही रखते हैं। और ये जो ब्लर साइज है इसका क्या रोल होता है, अगर मैं इसको कम करता हूँ यहाँ पे तो आप देखेंगे कैसे ये डिस्टॉर्ट हो गया एकदम से ना। तो आपको अपने शॉट के अकॉर्डिंग कितना डिस्टोर्शन चाहिए उस टेक्सचर के अंदर उतना आप उसको रखते हैं। तो मैं बिल्कुल कर दूंगा तो ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको डिस्टोर्शन चाहिए उतना आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद फ़िल्टर वगैरह है, अगर आपको लगे कोई जिटरी वगैरह है या जिटर आ रहा है तो आप फ़िल्टर को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। यही हमारा इसके अंदर वेक्टर डिस्टॉर्ट के अंदर प्रॉपर्टी होती है। और स्मार्ट वेक्टर के अंदर क्या होता है कि आपको कभी भी स्मार्ट वेक्टर ऐसे यूज़ नहीं करना है। जब आपको लगे कि हाँ आपने स्मार्ट वेक्टर को प्रॉपर्टी को चेक कर लिया है, सही है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका वेक्टर डिटेल होता है, इसको आप बढ़ा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट साइज जो उसका होता है 0.3 होता है, आप इसको 1 कर दें तो उतना अच्छा एक्यूरेसी से ये काम करता है। उसके बाद स्ट्रेंथ होता है कि कितना अच्छे से ये मैच कर सकता है, तो उतना आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। मैट का काम क्या है, अगर यहाँ पे आपका कुछ भी ऑब्जेक्ट ऊपर से ओवरलैप होता है अगर इस जगह से, अगर उसको आपको हटाना है तो आप मास्क यहाँ पे मैट का यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैट अल्फ़ा कर देंगे और यहाँ पे रोटो लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे ये सब होने के बाद यहाँ पे आप क्या करें, एक्सपोर्ट करें। यहाँ पे आपको एक राइट नोट दिखेगा, राइट नोट के अंदर जाएं। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ मैं स्मार्ट वेक्टर के नाम से। मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको EXR में ही मारना है रेंडर। उसके बाद आपको क्या करना है, रेंडर पे क्लिक करना है। तो आपको ऐसे ही करके रेंडर निकालने के बाद, अभी सिर्फ 4 फ्रेम मैंने रेंडर मारा क्योंकि बहुत टाइम ले रहा था। स्मार्ट वेक्टर की जगह इसको यूज़ करें, इसके अंदर भी आपको सेम वही चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका नोड हैवी भी नहीं होगा, तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट ना लगाएं, रेंडर मार के ही यूज़ करें। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये ट्रैकिंग सीरीज़ पसंद आई होगी। जितने भी ट्रैकिंग मैंने आपको बताए, बेसिक लेवल से बताए, तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को आप और भी प्यार देंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अगली बार मिलते हैं, धन्यवाद।